आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई जो हैं तो इस टाइम पे एक यंग आदमी हैं, वो रेवोल्यूशन के अंदर पले बड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो आयतुल्ला खामेनाई शहीद से कोई हट के अपनी राय कायम करेंगे। ये तो एक ऐसी जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और शेटन याहू ले आए हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया का अमन तो बर्बाद हो ही गया है। मईशत के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है और तकरीबन दुनिया का 40% जो तिजारत है वो आबनाए हुर्मुज से होती है। अमेरिका एक खित्ते में एक ऐसी गेम खेलने जा रहा है जिससे वो ये चाहे कि पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो। क्या आप ये समझते हैं कि इस जंग के हवाले से इराक और ईरान में कोई तजादुम पाया जाता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफ पाया जाता है। हमारी मईशत के ऊपर इसके बहुत ही गहरे और संगीन नताइज बरामद होने वाले हैं। ईरान इस टाइम पे एक ऐसी रेजिस्टेंस के तौर पर लिया जा रहा है जो गजा के हवाले से एक मजबूत स्टांस लेके निकला। अगर अमेरिका और इजराइल के साथ अभी मौजूदा क़यादत उनके सामने सर तस्लीम खम भी कर लेती है तो फिर भी उनके ऊपर ये जो कज़ा है ये टलेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के मकासद ईरान को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है। बड़े अरसे बाद किसी ने देखा कि एक सुपर पावर के सामने लोग बड़े मजबूती से खड़े हो गए हैं। अमेरिका की जो इज्जत है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। बतौर सुपर पावर पाकिस्तान में तकरीबन ये 20.5% कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया में कोई इजाफा नहीं देखने में आया। आबनाए हुर्मुज के खुलने का मेरे ख्याल में फिलहाल कोई दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा। आबनाए हुर्मुज के अंदर अगर अफेक्ट होगा तो जाहिर है उससे चीन भी अफेक्ट होता है, पाकिस्तान भी अफेक्ट होता है, हिंदुस्तान खुद भी बराह रास्त इससे अफेक्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ में हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता में लगी आग और हमारे पड़ोस में जो लगी आग है उसकी लपटें पाकिस्तान पहुंचने लगी हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका वॉर को 10वां रोज़ है और इस वक्त ईरान के अंदर 1300 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, 12,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं। जवाबी हमलों में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने जो शरह है पूरी दुनिया से जहां तेल का निज़ाम चलता है, आबनाए हरमज़, उसे बंद कर रखा है। और इस वक्त ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई के बेटे मुज्तबा अली खामेनाई, उन्हें सुप्रीम लीडर नामज़द कर दिया गया है। उनके सुप्रीम लीडर नामज़द होने के बाद अमेरिका से बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो मुज्तबा अली खामेनाई हैं नाकाबिले कबूल हैं। अब इन सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का मुख्तसरन तारुफ ये है कि आईआर के एक्सपर्ट हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनाई अपने वालिद के बाद, आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई के बाद नामज़द किया गया है उन्हें ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से। अब पूरी दुनिया के जो अहले तशी हैं और उनकी नज़रें ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनाई पर हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वो अपने फादर की तरह, अपने वालिद की तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे? जैसा कि हमने देखा कि आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई जो हैं, कभी भी उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका और इसराइल से बात नहीं की और मुफाहमत नहीं की। क्या मुज्तबा अली खामेनाई भी वैसा ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सिर्फ ट्रंप ने यही काम कर सकते थे दुनिया के अंदर कि आयतुल्ला को आयतुल्ला से रिप्लेस कर दिया, और ये उनकी अगर कामयाबी है तो अल्लाह ही रहम फरमाए। देखें, बात यह है कि मैंने अभी तक तारीख के पन्नों में अगर मैं जाऊं तो मैं देखता हूं कि जितने भी दुनिया के अंदर ऐसे लीडरान जिनके वालदैन को शहीद किया गया या वालदैन को इस रास्ते से हटाया गया, उनकी औलाद ने अपने वालदैन की तकलीद की, उन्होंने उनसे हट कर नहीं चले, क्योंकि उनकी कामयाबी का राज इसी में है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। और यही मेरे ख्याल में आयतुल्ला जो मुज्तबा खामेनाई हैं, उनसे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलेंगे। 56 साला आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई जो हैं, वो इस टाइम पे एक यंग आदमी हैं और साथ ही साथ वो रेवोल्यूशन के अंदर पले बड़े हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जी एक इनकलाबी ईरान के अंदर अपना कदम जमाया जी और फिर अपने तमाम खानदान को
اس کے اندر جام شہادت نوش کرتے دیکھا، میرا نہیں خیال کہ وہ آیت اللہ خامنائی شہید سے کوئی ہٹ کے اپنی رائے قائم کریں گے، بلکہ شاید مزید اس کے اندر مضبوط راستہ اختیار کریں۔ سر یہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ایران کے اندر شورا جو ہے وہ سپریم لیڈر کو چنتی ہے، اور یہ سپریم لیڈر کا عہدہ جو ہے ایران کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اس کے نیچے تمام تر پاسداران انقلاب کے حوالے سے بھی اگر بات کروں، یا ایرانی جو پارلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں، تو ایران کے اندر تو اور بھی لوگ موجود تھے، جیسے آیت اللہ سید علی خامنہئی نے غالباً کسی اور کا نام سجیسٹ کیا تھا۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی کے بعد مجتبیٰ علی خامنہئی کو چوز کرنے کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں منصب تو بالکل موجود ہے، جس کے اندر صدر بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ہیں، دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور مجلس خبرگان بھی موجود ہوتی ہے، اور ان سب نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا۔ ویسے تو جو انہوں نے نامزد کیا تھا وہ علی لاریجانی صاحب کو کیا تھا، آیت اللہ خامنہئی شہید نے، لیکن مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا نام میرے خیال میں مجلس خبرگان کی جانب سے آیا، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی چوائس ہے، یہ بری چوائس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے قد کاٹ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، ڈیزرونگ بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اپنے والد کے وراثت بھی جی ان کے پاس ہے، گو کہ وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن آئی تھنک کہ اس بار ایرانی لیڈرشپ نے ان کو اس منصب کے لیے خود چنا ہے، اور یہ عوام کی کثیر تعداد جو ہے ان کی تائید حاصل ہے اس کو۔ سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو علی خامنہئی تھے ان کا موقف ہم پوری دنیا جانتی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کے آگے یا امریکہ کے آگے ان کے مذاکرات تو کرتے رہے، لیکن ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اور وہ ہمیشہ مفاہمت کرتے رہے۔ لیکن سر عراق کے جو شیعہ کلیرکس ہیں اور عراق کے جو شیعہ مجتہدین ہیں، ان کا کوئی اسٹریٹ اوے موقف سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے حوالے سے عراق اور ایران میں کوئی تصادم پایا جاتا ہے، یا عراق اور ایران کی جو پالیسیز ہیں اس جنگ کے حوالے سے سیم نہیں ہے، ایک پیج پر وہ نہیں ہیں؟ جیسا کہ آیت اللہ سید علی سیستانی ہیں اور بشیر نجفی صاحب ہیں، عراق کے بڑے مجتہدین ہیں، ان کی طرف سے اس شہادت کے بعد کوئی بیان سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، صرف کیونکہ عراق کے اندر آپ کو معلوم ہے امریکنز موجود ہیں، اس وجہ سے شاید ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ اس ٹائم پہ اہل تشیع دنیا کے اندر کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، اور صرف یہ میرے خیال میں اہل تشیعوں کے لیے ایک نئی لیڈر تھے، بلکہ یہ ایک سمبل آف ریزسٹنس کے طور پر سامنے آئے تھے، اور ایران اس ٹائم پہ ایک ایسی ریزسٹنس کے طور پر لیا جا رہا ہے جو غزہ کے حوالے سے ایک مضبوط سٹانس لے کے نکلا، اور لوگ یہی جانتے ہیں کہ ان کو آج جو بھی سزا مل رہی ہے یا جو بھی ان کے اوپر حملے جاری ہیں وہ صرف اور صرف غزہ پہ ایک مضبوط موقف کی وجہ سے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خطے کے اندر دیگر جو علاقہ جات ہیں، جس کے اندر بحرین بھی شامل ہے، وہاں بھی ہم نے کچھ ایسے واقعات دیکھے جس کے اندر وہاں کی جو شیعہ برادری تھی اس نے وہاں سڑکوں پہ آئے اور اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن بہرحال کیونکہ وہاں ایک آپ کو پتہ ہے بڑا زبردست قسم کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم موجود ہے، تو انہوں نے ان کو کرب کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایران کے اندر اس ٹائم پہ لوگوں کو ایک بات پتہ چل چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ابھی موجودہ قیادت ان کے سامنے سر تسلیم خم بھی کر لیتی ہے، تو پھر بھی ان کے اوپر یہ جو قضا ہے یہ ٹلے گی نہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد ایران کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، اور ظاہر ہے یہ پھر خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا
क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जंग अमेरिका की जो शुरुआत उसने कहीं की है, लेकिन इख्तिताम उसके हाथ में नहीं है। दूसरी जानिब पहली दफ़ा अमेरिका को अंदर से रेजिस्टेंस मिल रही है। पॉलिटिकली और डिप्लोमैटिकली लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप गैर मकबूल होते जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के तस्करे ज़बान ज़द-ए-आम होते जा रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इज़राइल की पिटाई दुनिया देख रही है और ख़ास तौर पे अमेरिकन अड्डों के ऊपर जवाबी कार्रवाई करके ये बावर कराना कि हम अमेरिका से खौफ़ज़दा नहीं हैं। ये पहली बड़े अरसे बाद किसी ने देखा कि एक सुपर पावर के सामने लोग बड़े मज़बूती से खड़े हो गए हैं और उनको चैलेंज कर दिया है और यही वो बात थी, जो आपको याद है कि स्टीव विटकॉफ भी कह रहे थे कि ट्रंप इस बात के लिए हैरान हैं कि किस तरीके से मेरे सामने वो हथियार नहीं डाल रहे। तो ये बात उनके लिए भी बायसे तशवीश थी और अब भी है। 4 दिन की ये जंग शुरू की गई थी, आज 10वां रोज़ जारी है और उसके अंदर फ़िलहाल ईरान का पलड़ा दुनिया के अंदर भारी नज़र आता है, क्योंकि इज़राइल के हवाले से मामलात बहुत पेचीदगी इख्तियार कर चुके हैं और वहाँ जो रिपोर्टिंग हो रही है और खुद अभी जो भारतीय रिपोर्टर्स आए और जो उन्होंने बयानात दिए और जिस तरीके से मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, आखिर ये इतने मिसाइल जा रहे हैं, ये क्या सारे बगैर के किसी नुकसान के वहाँ जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। सैकड़ों हलाकतें इज़राइल में या शायद हज़ारों हलाकतें इज़राइल में हो चुकी हैं और इसी तरीके से अमेरिकन अड्डों पे भी बेतहाशा तबाही के मनाज़िर मौजूद हैं। F-15E जो तकरीबन 1980 में मारज़ वजूद में आया और F-15E ने कभी भी उनका कोई जहाज़ क्रैश नहीं हुआ। एक जहाज़ उनका क्रैश हुआ था, वो उसका विंग टूट गया था, जो उसका पूरा एक पर था वो उड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद उसको लैंड करा लिया गया था। तो ये F-15E का एक फ्लाइट रिकॉर्ड है जिसके बाद अभी तक जो ईरान ने मुतअद्दद F-15E जो जहाज़ हैं उनको गिरा डाला है। और दूसरी जानिब अमेरिका की जो इज़्ज़त है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है बतौर सुपर पावर और फिर अमेरिका के जो तुर्रा था जिस बात के ऊपर कि जी हमारे बहरी बेड़े मौजूद हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा और यूएसएस अब्राहम लिंकन गल्फ ऑफ अमान से भाग के तकरीबन 1000 किलोमीटर किसी दूर जगह पे जाके उसने सुख का साँस लिया है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि अमेरिका के लिए बायसे तशवीश भी हैं और खुद इज़राइल का डिफेंस सिस्टम इस टाइम पे बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत चैलेंजेज़ हैं क्योंकि अगर तो ये जंग 3-4 महीने जारी रहती है और ईरान इसके अंदर कोई वाज़ेह किरदार अदा करने में नज़र आता है, फिर तो देखते हैं। इसी दौरान हमें ये भी पता चल जाएगा कि रूस और चीन की जो स्ट्रैटेजिक नर्व्स हैं, वो कितनी मज़बूत हैं। क्योंकि अगर रूस और चीन ने उस तरह से मदद ना की, तो फिर ईरान के लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी इन हालात में आगे बढ़ रहा है तेजी से या वहां कहीं छुप गया है, रुक गया है। और साथ ही साथ उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं और जो मिसाइल बनाने की स्पीड है, क्या वो इस टाइम पे मौजूदा सूरत हाल का साथ दे पाएगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जाहिर है अभी मुस्तकबिल में ही दिया जा सकता है। इसका फौरी तौर पे कोई जवाब नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर ऐसे छोटी-छोटी रियासतें जिस तरह से अमेरिका का एक एजेंडा है कि वो ईरान को छोटी-छोटी रियासतों में तक़सीम कर दे, तो फिर आप याद रखें कि बलूचिस्तान पर इसका ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉल आउट इफ़ेक्ट आएगा। हमारी हुकूमत ने बिलख़ुसूस बलूचिस्तान की हुकूमत ने अभी तक कोई प्लान नहीं तैयार किया, जिसके अंदर ये बताया जाए कि अगर वहाँ से मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद में यहाँ आमद होती है, जहाँ पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, ज़रूरियात ज़िंदगी मुतासिर होंगी, ऐसी सूरत के अंदर
وہ مجبور ہو جائیں گے ہجرت کرنے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے سیستان کا جو علاقہ ہے اس جہاں کے میں اندر زیادہ تر جنگجو لوگ موجود ہیں اور وہ جی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ سردست آپ نے پاکستان کا خود ہی ذکر کر دیا ہے، میں پاکستان کی ہی جانب آنے والا تھا۔ سر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس جنگ کے کیا اثرات پڑیں گے، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر لازمی سر روشنی ڈالیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو 25 سے 26 دن کے ذخائر موجود ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یکدم گورنمنٹ آف پاکستان نے 55 روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھا دیے۔ یہ سر ایک دم سے 55 روپے پٹرول بڑھا دینا اور ذخائر کا موجود بھی ہونا، اب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو اب نیا تیل پرچیز کرے گی گورنمنٹ، اور جو نیا تیل آئے گا اس کے اوپر تو مزید مہنگا ہوگا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پٹرول اب 500 روپے لیٹر یا 600 روپے لیٹر تک جا سکتا ہے؟ یہ اگر تو دیکھیں سب سے بڑی اس کی وجوہات دو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں تیل کی قیمتیں اگر بڑھائی گئی ہیں تو پاکستان میں تقریباً یہ 20.5% قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا میں کوئی اضافہ نہیں دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو سعودی عرب ہے وہاں پھر تقریباً 6.45% اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن وہاں تو پہلی تیل کی قیمتیں پانی سے بھی سستی تھیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر جہاں 5.88% پٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا، بہت سارے سری لنکا اور دیگر جگہوں کے اوپر تقریباً 1% اضافہ دیکھنے میں آیا، بنگلہ دیش سمیت۔ تو پاکستان نے یہ پہلے ہی 20.5% جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ انکریز کیا گیا وہ پاکستان میں کیا گیا۔ دیکھیں حکمران اگر اپنے لیے بڑے بڑے جہاز، پرتعیش جہاز نہ خریدیں تو شاید عوام کے اوپر بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کی شرائط کے مطابق اپنی منسٹریز کی تعداد کے اندر کمی کریں اور اپنے حکومتی اخراجات کے اندر کمی کریں تو پھر میرے خیال میں یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اس کا فال آؤٹ افیکٹ آپ نے کہا، دیکھیں ایک تو اس میں وجہ یہ ہے کہ جو تیل کے کنووں کے اوپر حملہ ہے اسرائیل کی جانب سے، اس سے یقیناً امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بھی ایک تھوڑا سا بال آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو اسی تیل کے ذخائر کے اوپر نگاہیں جما بیٹھا تھا، لیکن اب ان کو کیونکہ نظر آتش کیا گیا ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی میں بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی جہاں تک بات ہے تو آبنائے ہرمز کو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں تقریباً 33,000 جہاز ہر سال سے وہاں گزرتے ہیں، اور کیا ان تمام جہازوں کو پروٹیکشن امریکہ فراہم کر سکے گا؟ کیونکہ آج سے تقریباً 6-7 دن قبل امریکہ نے کہا تھا ہم نے آبنائے ہرمز کھول دی ہے، لیکن آبنائے ہرمز تو ابھی تک بند ہے، باوجود اس کے کہ ایرانین نیوی کا بہت نقصان ہوا، لیکن ان کی جو کامی کازی جو اسٹیلتھ بوٹس ہیں وہ ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ڈرون ہے وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ، جو شاہد 126 ڈرون ہے وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے آبنائے ہرمز کے کھلنے کا میرے خیال میں فی الحال کوئی دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا، اور آبنائے ہرمز کے اندر اگر افیکٹ ہوگا تو ظاہر ہے اس سے چین بھی افیکٹ ہوتا ہے، پاکستان بھی افیکٹ ہوتا ہے، ہندوستان خود بھی براہ راست اس سے افیکٹ ہوتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو 30 دن کا جو تیل ہے وہ روس سے خریدنے کی اجازت دے دی ہے، اور ظاہر ہے یہ ہندوستان کی اکانومی کے لیے ایک ظاہر ہے اس کے اندر ان کو ایک ریلیف ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ ایک خطے میں ایک ایسی گیم کھیلنے جا رہا ہے جس سے وہ یہ چاہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہو، اور پاکستان اپنے جو مخصوص ہمارے ایٹمی پروگرام ہے جو کہ انتہائی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، روٹی کے بدلے وہ دفاع کے اوپر سودا کرنا چاہے گا۔ یہ ان کا آج کا نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز کا پروگرام ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں دیگر
दीगर ममालिक जिनके अंदर अरब ममालिक भी शामिल हैं, उनसे हमें तेल के मामले के ऊपर स्क्वीज करवा सकता है। आईएमएफ को हमें मजीद किस्तें देने से रोक सकता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को उसके बदले में वो चाहेगा कि पाकिस्तान के तरफ से भी, क्योंकि इराक से तो वो हमले जारी किए हुए हैं, लेकिन वो चाहेगा कि पाकिस्तान के इस खित्ते से खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर उनको कोई जगह दी जाए ताकि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, जो कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में किसी सूरत इस बात के ऊपर तैयार नहीं होगा। इसलिए हमारी मईशत के ऊपर इसके बहुत ही गहरे और संगीन नताइज बरामद होने वाले हैं। और पेट्रोल अगर आलमी मार्केट के अंदर पहले ये बातें थी कि तकरीबन 130 से 150 बैरल तक जा सकता है, लेकिन अब जबकि जो सिर्फ अपनाए हुर्मुज की बंदिश के बाद जिस अंदाज में देखा जा रहा है कि तेल के कुओं को आग लगा दी गई है, इससे तो लगता है कि ये $150 से भी तजावज़ कर जाएगा, जो कि हमारी मईशत का भट्टा बैठ जाएगा इससे। सर यहाँ एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पाक अफ़गानिस्तान वॉर भी चल रही है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक अभी रुका नहीं है। एक तरफ तो मशरक़ वस्ता की जो आग है, हमारे पड़ोस में लगी आग है, उसकी लपटें पाकिस्तान आना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान इस वक्त शदीद इकॉनमी के हवाले से क्राइसिस में है, पेट्रोलियम का क्राइसिस है पाकिस्तान के ऊपर। और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम के हवाले से अगर बात करें तो मुल्क की मईशत का पहिया चलता है इस सारे मामले से। सर आज 19 रमज़ान है, 21 रमज़ान के इज्तिमा आने वाले हैं, आगे ईद आने वाली है। अफ़गानिस्तान का गुरिल्ला वारफेयर के हवाले से भी वसी तर तजर्बा है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं? और अगर कोई सिक्योरिटी खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामलात होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इज्तिमा के अंदर कोई दहशतगर्दी वगैरह का मामला सामने आता है, तो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को क्या इक़दामात करने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, उनको इस बात का बखूबी इदराक है कि हमारी इस टाइम पे संगीन नौइयत की सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं और हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए। मेरा यही होगा कि हमें किसी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी मुमकिना टारगेट्स हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे उनके असला डेपो मौजूद हैं, जो अमेरिका के छोड़े गए हैं, उनको तबाह बर्बाद करना मेरे ख़्याल में अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम अमल भी कर रहे हैं। क्योंकि मसला ये भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अमन आ जाए, मैं समझता हूँ कि तब तक नहीं आना चाहिए, जब तक है हमारे पास यूएन का आर्टिकल 51 का चार्टर मौजूद है, क्योंकि जिसके तहत हमने अफ़गानिस्तान ने जब 16 जगहों पे हमला किया बैक वक़्त, तो पाकिस्तान ने उसका उसी चार्टर के हवाले से, उसी आर्टिकल 51 का हवाला दे के हमने अब जवाबी कार्रवाई शुरू की हुई है। अगर हम इस टाइम पे सीज़ फायर कर लेते हैं, वक़्ती जंगबंदी कर लेते हैं, तो इसका नुकसान ये होगा कि एक दफ़ा फिर तालिबान को, जो वहाँ दहशतगर्द टीटीपी के और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, उनको अपने नए ठिकाने पे मुंतकिल होना, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स दोबारा कायम करना, भारत की सपोर्ट हासिल करना, इज़राइल की मुआवनत करना और अमेरिका का पैसा उनको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर एक दफ़ा फिर वो हमारे लिए नासूर बन जाएँगे। इसलिए पाकिस्तान को ये बात समझ आ चुकी है कि ये जंग हमारी है, हमने खुद ही लड़ना है और इसके अंदर तमाम जो 4 अलिफ़ हैं, अमेरिका, इज़राइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये इकट्ठे हैं। दूसरी जानिब ये जंग जो इस टाइम पे मशरिक़ वुस्ता है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये कोई जंग अलहदा नहीं है जो अफ़गानिस्तान से इस टाइम पे हमारे स्ट्रेटेजिक नौइयत के ऑपरेशंस चल रहे हैं ग़ज़व-उल हक़ के हवाले से। तो मेरा ख़्याल है कि ये उसी का एक हिस्सा है। तो देखते हैं कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर का आपने ज़िक्र किया, देखें गुरिल्ला वॉरफेयर तो उस सूरत में हो सकती है ना कि अगर पाकिस्तान वहाँ अपनी बर्री फ़ौज को भिजवाए अफ़गानिस्तान में। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, हम जब ये कहते हैं कि वो सुपर पावरों का कब्रिस्तान साबित हुआ अफ़गानिस्तान, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन और मेजर किरदार था। दूसरी जानिब हम ये भी भूल जाते हैं कि ये दोनों ममालिक, चाहे वो सोवियत यूनियन था या वो अमेरिका था,
वो दोनों वहां गए थे। पाकिस्तान वहां जा नहीं रहा, बल्कि फिजाई कार्रवाइयां करके दहशत गर्दों के निशानों को ठिकाना बना रहा है, और अपनी सरहद के अंदर हम रह रहे हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिनको सामने अगर रखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बेहतर पोजीशन में है जहां तक अफगानिस्तान का मामला है। लेकिन असल मसला तो सबसे बड़ा आपका बलूचिस्तान के हवाले से है, जहां आपके ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। इस टाइम पे आप देखें कि पाकिस्तान की तकरीबन 2.25 लाख फौज इस टाइम पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का केपीके का बॉर्डर है, वहां उनके साथ डिप्लॉयड है। बाकी फौज हमारी ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया के साथ है। इंडिया इस सारे चीज के अंदर जब पाकिस्तान को कमजोर पोजीशन में देखेगा, चाहे वो मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तो ऐसी सूरत के अंदर इंडिया पाकिस्तान पे वार करने से गरेज़ा नहीं होगा, ये याद रखिएगा मेरी बात। और इंडिया इसके लिए मुकम्मल तैयारी कर रहा है, और उसको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है इज़राइल की और अमेरिका की। क्योंकि इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि अमेरिका एक तरफ तो इंडिया को ज़बानी लान-तान करता है, लेकिन अमली सतह के ऊपर अमेरिका बिल्कुल उनका यार-ए-गार है और उनका स्ट्रैटेजिक एलाई है, और वो इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे के अंदर भी मुंसलिक है, जिसके ज़रिए वो रियल टाइम मॉनिटरिंग की फैसिलिटी जिस तरीके से अभी रूस ने ईरान को दी है, जिससे ताक-ताक के निशाने लग रहे हैं, ऐसी रियल टाइम मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को दी थी उस टाइम पे मार्का हक के अंदर, तो ये भी मेरे ख्याल में एक चैलेंज हमारे लिए है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, वी आर अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। सर, बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल के ऊपर आज का हमारा पूरा पॉडकास्ट टिका हुआ है। अमेरिका जो है फेल हो चुका है, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है गल्फ़ कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में। और ईरान ने जो अमेरिकी हवाई अड्डों पर हमले किए और अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए गल्फ़ कंट्रीज़ में, उससे गल्फ़ कंट्रीज़ को ख़ासा नुकसान हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि इन हमलों के बाद भी जो ताल्लुकात हैं उनमें तकरार नहीं आएगी, और अगर तकरार कोई आ जाती है तो अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ के ताल्लुकात क्या अब वैसे ही रहेंगे जैसे हम अभी इस जंग से पहले देखते थे? देखिए, तकरार तो आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे $1.4 ट्रिलियन यूएई ने अमेरिका के साथ कहे थे कि हम आपके साथ कारोबार करेंगे, और $600 बिलियन कतर ने उनके साथ वादा किया था, और तकरीबन मेरे ख्याल में एक बखतीर रकम सऊदी अरब ने भी उनसे वादा की हुई है। अब ऐसी सूरत जो पूरे गल्फ रीजन के ममालिक हैं, तकरीबन उसमें $3.25 ट्रिलियन के मुआहदात अमेरिका के साथ तय पाए थे। लेकिन क्योंकि जो गल्फ रीजन का हाल इस टाइम पे हुआ हुआ है, और ये देखने में बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो अब ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका तो हमें बचाने आया था, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर जो गल्फ रीजन है, उनके आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तकरीबन 85% खुराक के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड खुराक इस्तेमाल करते हैं, इनके पास अपने कोई वसाइल नहीं है। दूसरी जानिब उनके तेल की और गैस की पैदावार बंद हो चुकी है, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। तीसरी जानिब उनके पानी के ज़खायर हैं, जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया कि आलूदगी जो है उससे सत्यानाश हो जाएगा। एक तो वो आलूदगी जो इस टाइम पे तेल के कुओं की वजह से फैल रही है, और दूसरी आलूदगी जो उसके असरात समुद्री पानी के ऊपर होंगे, और ख़ास तौर पे वो तेल के टैंकर जिनको आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया, जिनकी वजह से तेल लीक हो गया, इससे ना सिर्फ आबी हयात बुरी तरीके से मुतासिर होगी, बल्कि पीने का पानी जो कि 90% इस टाइम पे गल्फ रीजन के अंदर जो पीने का पानी है, वो समुद्री ज़खायर से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि डिसैलिनेशन, उनको खारे पानी को जो है साफ पानी में तब्दील किया जाता है। तो वो 90% पानी तो फिर तेल की वजह से आलूदा हो जाएगा, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए अरब दुनिया ये सोचने पे, और मेरे ख़्याल में अब ऑलरेडी इसके ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब आप ये जंग ख़त्म करें, क्योंकि हमारी मईशत अब मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जिससे सिर्फ़ यूएई को, दुबई को सिर्फ़
$60 बिलियन पिछले साल आए थे और 20 मिलियन लोग उसके अंदर ओवरनाइट स्टे करने आए थे। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा फिगर है और टूरिज्म इंडस्ट्री और साथ ही साथ एविएशन इंडस्ट्री जिसमें उनकी एयरलाइंस हैं, वो बिल्कुल बैठ चुकी हैं। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मरहला उनके लिए आया खड़ा है और वो आज नहीं तो कल अमेरिका से अपनी जान ज़रूर छुड़ाएँगे, उनके लिए अब मजबूरी बन गई है ये। सर आखिर में मुझे ये बताइएगा कि जैसे इसराइल और अमेरिका किसी भी ह्यूमन राइट्स के कानून को नहीं मान रहे और इसराइल ने अभी हालिया लेबनान के ऊपर वाइट फास्फोरस अटैक किया है जो कि ममनुआ है और अगर इस तरह के हमले होना शुरू हो गए हैं ईरान के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे 12,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और 1,300 से ज़ायद लोग शहादत उनको नसीब हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। क्या किसी मुल्क की जानिब से इस हद तक जाया जा सकता है कि न्यूक्लियर हमला हो जाए? देखिए, तकरीबन 1347 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और इसी तरीके से ये बेरहमाना इनका तरीका रहा अमेरिका का हमेशा। ये माज़ी में देखा गया है कई दफ़ा। क्या हिरोशिमा, नागासाकी आपके सामने नहीं गुज़रा? क्या वियतनाम के अंदर नेपाम बम नहीं मारे अमेरिका ने, जो कि तब भी वो गलत थे? क्या इसी तरह से फास्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया? क्या उन्होंने जिस अंदाज़ के अंदर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब था, वो अफ़गानिस्तान के अंदर गिराया था और डेज़ी कटर मारे थे, तो क्या वहाँ इंसानियत और तमाम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसको पहले रिपोर्ट नहीं किया? तो ये कहना और फिर थर्मोबैरिक बॉम्ब जिस तरीके से अभी गज़ा के अंदर मार के तकरीबन 3,000 लोगों को बिल्कुल तहलील कर दिया गया, क्या ये एक हकीकत नहीं है? क्या ये दुनिया ने नहीं देखा? तो ये बात तो सारी मौजूद है अपनी जगह, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखें बात ये है, इन सब के बावजूद अमेरिका को, इज़राइल को कोई यहाँ ना कोई पूछने वाला है, ना वो आलमी कवानीन की पाबंदी करते हैं, ना वो किसी आप देखें ग्वांतानामो बे को देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का गलीज़ तरीन, घिनौना तरीन जेल वो मौजूद है। इससे पहले रेंडिशन कैंप्स को देखें, आप अबू ग़ुरैब को देखें, ये वो तमाम हैं जहाँ इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई और अभी गज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर बमबारी की गई, पानी रोक दिया, उनका खाना रोक दिया, तो रेड क्रॉस के ऊपर हमले किए गए, यूनाइटेड नेशन के दफ़ातर पर जो है वो मसमार कर दिए गए। तो मुझे आप बताएँ हज़ूर कि ये कौन-सा ब का कानून मानते हैं? हाँ, अगर ये इनको ज़रूरत पड़ी और इन्होंने ये समझा कि हमें न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करना है, तो ये बिल्कुल गुरेज़ नहीं करेंगे। लेकिन रूस की वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस किस्म का कुछ हुआ तो फिर दुनिया महफूज नहीं रहेगी, यानी कि फिर रूस भी हक रखेगा यूक्रेन समेत दीगर ममालिक के ऊपर, जो फिर दिल होगा वो करेगा। तो ये तो एक ऐसी जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और शेटन याहू ले आए हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया का अमन तो बर्बाद हो ही गया है। मईशत के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है और तकरीबन दुनिया का 40% जो तिजारत है, वो आबनाए हुर्मुज़ से होती है। साथ ही साथ जो अभी हालात बन रहे हैं, उससे ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल बन रही है। 6.7% इन्फ्लेशन रेट के अंदर इज़ाफ़ा जो है बताया जा रहा है फ़िलहाल मुस्तक़बिल में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हमने आपको जो इस वक्त मशरक़ वस्ता में कशीदगी चल रही है उसकी लपटें पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं और इस हवाले से जो पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी थी। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम के क्राइसिस हैं उनके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी थी और साथ ही साथ जो मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इन सब बातों पर रोशनी डाली अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।